नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम सुपर फास्ट रिवीजन का साथियों ये 10वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 9 वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसका अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया गया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों बनते हैं साथियों उन्हें इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें सबसे पहले साथियों जिसकी चर्चा होती है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और जो ये एक्ट था वो भारत के संवैधानिक विकास का पहला पड़ाव था। याद रखना है, पहला पड़ाव था। और इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार, याद रखना है, ब्रिटिश संसद ने भारत के मामले में सीधे हस्तक्षेप किया था। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, लॉर्ड नॉर्थ। क्या थे? लॉर्ड नॉर्थ। और इसके बाद आपको बता दें, इस एक्ट के तहत आपको याद रखना है बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास और कोलकाता का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। याद रखना है आपको। इसके बाद इस एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। याद रखना है, सर एलिजा इम्पे। और साथ ही इनके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 आपको अन्य न्यायाधीश थे। एक आपको मुख्य न्यायाधीश थी सर एलिजा इम्पे। इसके बाद आपको बता दें इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात कि ये जो एक्ट है इसको प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों दी जाती है? क्योंकि यह एक्ट जो है साथियों अस्पष्ट था, इसमें बहुत सारी कमियां थी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, याद रखना है मोस्ट वीवीआई बात, इन्हीं कमियों को जो दूर करना था उसके लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और जिसके तहत आपको याद रखना है कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों को परिभाषित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। तो ये सब साथियों आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बातें हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बारे में आपको बता दें, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, इसके बारे में आपको बता दें हम। यह एक्ट 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, याद रखना है कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। 1784 में पारित किया गया और इसमें आपको बता दें पहली बार मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गए। किस एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखना है, मोस्ट वीवीआई आपको बात है ये याद रखना है। किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया? तो याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और आपको बता दें बंगाल के गवर्नर जनरल को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख हेतु साथियों याद रखना है लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। और ये भी बात आपको याद रखना है कंपनी द्वारा जितने भी जीते गए क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का दर्जा मिला। और आपको कुछ और बात हम बता दें, 1784 के एक्ट जो था ये पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें संशोधन 1786 में हुआ था। इस एक्ट में आगे चलकर 1786 में संशोधन हुआ। संशोधन जो हुआ जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। याद रखना है, अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। और इस एक्ट के तहत ही आपको गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। ये थे आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित प्रमुख बातें। इतनी बातों को आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793। याद रखना है चार्टर एक्ट 1793 और इसके बारे में बता दें राजा या शासन द्वारा भेजा हुआ आज्ञा पत्र ही आपको चार्टर कहलाता था। सबसे पहले जानेंगे चार्टर किसे कहते हैं, तो ये राजा या शासन द्वारा भेजा हुआ आज्ञा पत्र होता था। और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। याद रखना है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और कंपनी की स्थापना के समय, ये भी याद रखना है, कंपनी की स्थापना के समय आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए थे। लेकिन इंग्लैंड के राजा जो थे जेम्स प्रथम, उसने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। और इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारी के वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित हुआ था। याद रखना है आपको चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। इसके बाद अगला है, इसी में साथियों देखिए 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो अगर इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ने के बाद आएगा आपको 1813। तो चार्टर एक्ट 1813
इसके द्वारा आपको याद रखना है, मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किसे किसे छोड़कर, भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कर छोड़कर जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया। और इसी के द्वारा साथियों एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया प्रति वर्ष। कहा गया कि भारत में 1 लाख रुपया हर वर्ष शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का खुला छूट भी दिया गया आपको चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें कहा गया आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे साथियों अंशतः समाप्त कर दिया गया था, चीन और चाय के साथ व्यापार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसे केवल राजनीतिक कार्यों में लगाया गया तथा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। और 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ये भी बात आपको याद रखना है। इससे पहले बताया पीस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस एक्ट के तहत आपको बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन नियुक्त हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इसके बारे में बता दें आपको, ये 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। याद रखना है आपको, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद बात करें हम लोग 1853 के अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका शक्ति को अलग करने हेतु विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कुल कितने सदस्य होते थे? याद रखना है 12 सदस्य होते थे। इसमें पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधित्व का चयन किया गया। आपको किस? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। और आपको इसमें और कुछ बात हम बता दें, इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी ब्रिटेन की महारानी की इच्छा रहने तक भारत में प्रशासनिक कंपनी बनी रहेगी और इस एक्ट के तहत विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। याद रखना है साथियों। और इसी दौरान साथियों सिविल सेवा पास करने वाले आपको प्रथम व्यक्ति बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, तो चीन था। याद रखना है, चीन। तो ये थे महत्वपूर्ण आपको 1853 से संबंधित तथ्य। अब हम लोग देखेंगे 1858। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। याद रखना है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? 1858। भारत पर इंग्लैंड का अब प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब 1858 के अधिनियम के बाद भारत का वायसराय हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते थे। और वायसराय के रूप में नियुक्त हुए कौन? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और आपको बता दें हम इसमें महत्वपूर्ण बातें कि प्रशासन के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जिसके प्रमुख भारत सचिव कहलाते थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा निर्धारित किया गया और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय राजाओं के प्रति अच्छी नीति अपनाने का कार्य किया गया। ये भी बात आपको याद रखना है। भारत सचिव नामक पद भी साथियों लाया गया और भारत सचिव के पद पे सर्वप्रथम कौन बैठे थे? ये भी आपको याद रखना है। ये जो बैठे थे लॉर्ड स्टैनली। याद रखें, लॉर्ड स्टैनली। ये भारत के सचिव पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे, लॉर्ड स्टैनली। और याद रखना एक महत्वपूर्ण बात है, भारत से मुगल सत्ता का जो है अंत कर दिया गया इस शासन अधिनियम के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखना है। ये थे आपको साथियों भारत परिषद अधिनियम 1858 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में कानून ज्ञाता को शामिल किया गया। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय के परिषद को कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया और 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखना है, VBI पॉइंट है। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और 1861 के अधिनियम के द्वारा आपको याद रखना है मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई थी। और आपको कुछ हम और बातें बता दें जो आपको याद रखना है। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट प्रणाली की भी जो नींव रखी गई थी वो इसी अधिनियम के द्वारा ही रखी गई थी। और इस अधिनियम के तहत आपको बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन भी किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव को विधान परिषद के रूप में मनोनीत भी किया था। ये आपको याद रखना है। किन्हें किन्हें किया था आपके एग्जाम में पूछेगा? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये थे आपको भारत परिषद अधिनियम
1861 से संबंधित तथ्य अब देखेंगे हम लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। ऐसे ही साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक को आसानी से आपको समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अगला देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1882। इस अधिनियम के द्वारा परिषद में कम से कम 40% गैर आपको सरकारी क्षेत्र रखने का निर्णय लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में कम से कम 10 और अधिकतम 16 निर्धारित किए गए। याद रखना है 1892 के अधिनियम से। और ये जो साथियों आपको याद रखना है, ये एक बात हम आपको बता रहे हैं, आपको गौर से सुनना है। 1885 में स्थापित कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर यह अधिनियम पारित हुआ। तो आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखना है 1885 के बाद ये अधिनियम आया था। आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी के साथियों दबाव में आकर भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया था। सीधा सीधा आपको याद रखना है। और इसी में याद रखना है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत आपको हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को साथियों भारत के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें एक बात आपको याद रखना है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर जो है आपका 69 कर दिया गया और पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। आपको ये भी बात याद रखना है। और इसमें साथियों पृथक निर्वाचन क्या होता है ये आपको बता देते हैं। इसमें मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होते थे और उस चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार दोनों ही मुसलमान होते थे। ये थे आपको पृथक निर्वाचन। और आपको बता दें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। इसी साथियों अधिनियम में ये भी कहा गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। और इसी प्रावधान के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे, वो थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछेगा सत्येंद्र नारायण सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आपको कहीं कहीं दिया रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको बता दिए। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल 3 साल का होता था। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पहले साथियों वो बोलते थे लेकिन मतदान नहीं करते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब विधान परिषद के सदस्य जो है आपको वो बजट पर मतदान कर सकेंगे इस अधिनियम के द्वारा। बात आपको याद रखना है। आपको बता दें इस समय ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वो थे आपका एच एक्विथ। याद रखना है, सीधे एग्जाम में पूछेगा 1909 का भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना है आपको एच एक्विथ। अब साथियों हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1909। इस समय आपको बता दें हम साथियों कि भारत सचिव जो थे वो आपको लॉर्ड माउंटेन्ग्यू थे और वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। इसीलिए इस अधिनियम को माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसमें आपको बता दें 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लाया गया। ये भी आपको याद रखना है। प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। इसमें साथियों 2 भागों में विषय को विभाजित किया गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। और आपको इसके बारे में हम और कुछ बता दें, इसमें आपको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, याद रखना है। और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। इससे पहले आपको बताए थे साथियों हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हुई थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई, याद रखना है आपको, कब हुई? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और आपको बता दें इसमें आपको बताया महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषद का नाम विधान परिषद हो गया। और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 8 सदस्य में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। ये भी आपको बात याद रखना है। इसके बाद 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया। इसी में आपको ये भी बात याद रखना है, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान भी किया गया, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये थे आपको 1919 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता दिए। अगला हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें आपको हम बता दें कुल 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूची साथियों इसमें शामिल थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय सेवा आयोग का गठन हुआ था। ये साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम आपको 1935 था।
और इसके तहत आपको बताएं 321 धाराएं थी और आपको 10 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रस्तावना का अभाव था। इसमें याद रखना है, प्रस्तावना का अभाव था, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसमें आपको बताते हैं भारत में संघात्मक सरकार की भी स्थापना की गई। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर आपको केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र और प्रांत की शक्तियों का यहाँ पे साथियों विभाजन हो गया। और इस साथियों अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, ये कहा गया। और इसमें आपको बता दें इस अधिनियम में ही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान भी किया गया। ये भी बात आपको याद रखना है। और इसके बारे में साथियों आपको एक पॉइंट हम बता देते हैं, याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी दास्ता का अधिकार पत्र कहा तथा अनेकों ब्रेक वाला इंजन रहित ट्रेन बताया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी बात आपको याद रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, तो याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद एक और अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। याद रखें 1947। इसके बारे में आपको बता दें ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। और इस अधिनियम को जो आपको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था 4 जुलाई को, और ये पारित हुआ था आपको 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव जो है आपको पेश किया गया और 18 जुलाई को ये पारित कर दिया गया। और इसके बारे में आपको बता दें कि इस अधिनियम के तहत भारत के सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल सचिव के पद को लाया गया। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव के पद को समाप्त कर राष्ट्रमंडल के सचिव का पद लाया गया, तो याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक बात साथियों आपको हम बताना भूल गए, 1935 के अधिनियम में, इस अधिनियम के द्वारा दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान किया गया। याद रखेंगे इस अधिनियम के द्वारा आपको क्या याद रखना है, दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान की गई। बात आप और नोट कर ले, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये कब अस्तित्व में आया था, तो ये 1860 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ये भी बात आपको याद रखना है। ये थे साथियों जितने भी आपको संवैधानिक विकास से संबंधित अधिनियम थे वो आपको इस वीडियो में हम कवर करा दिए। इससे पहले जो साथियों दरोगा मेन सुपरफास्ट रिवीजन का 10 वीडियो आया है, उस 10 वीडियो में जो 30 से ज़्यादा टॉपिक को कवर कराए गए हैं, उसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा साथियों, उसमें आप कुछ भी हमें मदद कर उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।